हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हज़ारों साल पहले हुए परिवर्तनों की पड़ताल जो 7th क्लास का चैप्टर है उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था और उसके क्वेश्चन आंसर की हमने बात की थी। तो हम उसके क्वेश्चन आंसर आपको एक बार करवा देंगे जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में हैं। और जो बच्चे इनको जस्ट नोट्स करना चाहते हैं, यूट्यूब से आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे ब्लॉग नॉलेज हब skk.blogs.com पर भी जाकर आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और हम इसका जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे भी दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे वहाँ से क्लिक करके हम सीधा आप इस चैप्टर पर पहुँच सकते हैं। और यदि आपको कोई समस्या रहे तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे अतीत पार्ट 2 क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर की हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। अतीत में विदेशी किसे माना जाता है? बच्चों, मध्य युग में किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति उसको हम विदेशी मान लेते थे। और आज के समय में हम विदेशी किसे मानते हैं? जो दूसरे देश से आया हो, भारत का रहने वाला ना हो, आज हम उसको विदेशी मानते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास से आता है ना, सपोज कीजिए आज पंजाब से कोई आ गया तो उसको विदेशी नहीं मानते हम, उसको मानते हैं कि वो हमारे आसपास का ही है। पंजाब को अपने पास मानते हैं, उत्तर प्रदेश को अपने पास मानते हैं, तो इसलिए हम विदेशी उसको मानते हैं जो हमारे देश से बाहर का हो। लेकिन मध्य युग में किसे मानते थे? मध्य युग में किसी भी गांव में आने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को जो उस समाज उस संस्कृति का अंग न हो, जो उनके आसपास से नहीं हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी भी कहते थे। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत? कि जो नीचे बातें दी गई हैं ठीक है या गलत हैं, आपको सही या गलत का निर्णय करना है। सन 700 के बाद के काल में संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। जो 700 ईस्वी के बाद के अभिलेख नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय लोग जो भी उन्हें कुछ लिखना होता था वो कागज़ के माध्यम से या पांडुलिपियों के माध्यम से लिख दिया करते थे। जो अभिलेख थे वो पहले मिलते थे जब उनके पास कोई लिखने के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था। वो दीवारों पर जैसे किसी भी शिलालेख पर लिख देते थे, जैसे अशोक के शिलालेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि जो भी उन्होंने लिखे हैं वो उस समय पांडुलिपियाँ नहीं थी और ना ही उस समय कागज था। लेकिन 700 के बाद के शिलालेख नहीं मिलते, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। 700 से लेकर 1750 के बीच का जो अरसा रहा 1000 साल का, उस दौरान मराठे का जो साम्राज्य था वो चरम पर था, क्योंकि 1761 ईस्वी में मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। उस समय मराठा सेना और मराठा साम्राज्य अपने पूरे चरम पर था। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपने ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिया करते थे। बिल्कुल सही है कि जंगलों को काटा जाता था और ज़मीन का विस्तार किया जाता था। ग्यासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। बिल्कुल गलत, क्योंकि ग्यासुद्दीन बलबन जो था उसके बारे में मैप में दिखाया गया है कि वो अफ़गानिस्तान तक और असम तक का शासक था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश अभिलेखकारों में रखे जाते हैं, दस्तावेज अभिलेखों में रखे जाते हैं। 14वीं शताब्दी का इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का इतिहासकार था। और आलू, मक्का, मिर्च और चाय काफ़ी इस महाद्वीप के इस काल के दौरान मुख्य फसलें थी। जो मिर्च थी या मसाले थे, उनके कारण ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापार की नीति से भारत आई थी, क्योंकि गर्म मसालों का हब जो था भारत रहा है। इस काल में कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका दें। मुख्य रूप से इस काल में बड़े परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्धों में आग्नेय अस्त्र, बारूद का इस्तेमाल किया गया, आलू, मक्का, मिर्च आदि ये तमाम जो फसलें आई और जो परिवर्तन हुए ये इस समय के महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। इस काल के दौरान हुए कुछ धार्मिक परिवर्तन। अब धर्म की बात कर लेते हैं। नए हमने पढ़ा कि नए अभी हम चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं इस बारे में कि इस समय में नए देवी देवताओं की पूजा हुई। राजाओं ने मंदिरों का बढ़ चढ़कर निर्माण करवाया। समाज में पुरोहित और पंडितों और ब्राह्मणों का महत्व की सत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई।
संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। वह इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन करते थे। जो धर्म के संरक्षक माने गए वो ब्राह्मणों को माना गया कि वो धर्म की पूजा पाठ करते हैं और कर्मकांड के एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए उनका विशेष महत्व रहा है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसने ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल देवी देवता के रूप में की। पुजारियों ने विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इसमें काफ़ी भक्ति अपने चरम पर थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में काफ़ी इस समय में परिवर्तन आए थे। पिछली कुछ सदियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ साथ सूचनाएं भी बदली, तो उसी प्रकार इतिहास अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। और उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान शब्द का ही हम बात मान लें तो 13वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज या मिनहाल उल सिराज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन उसने हिंदुस्तान किसको कहा? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र को। उसने एक पर्टिकुलर एरिया को हिंदुस्तान कहा, ना कि पूरे भारत को। लेकिन आज हम पूरे भारत को ही हिंदुस्तान की संज्ञा देते हैं। इस तरह से शब्दों के अर्थों में बदलाव आया। पहले इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहते थे, अब पूरे भारत को कहते हैं, तो शब्दों में परिवर्तन आया, लोगों की सोच में परिवर्तन आता चला गया। इसके विपरीत 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया है। क्योंकि बाबर जो था 1526 ईस्वी में आ गया और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 700 से 1750 के बीच का इतिहास है। अब बात कर लेते हैं जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित की गई। जातियों के मामले निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित किए गए। समाज जो था वो कास्टिज्म जातियों में बंट चुका था और हर जाति के अपने अपने नियम थे, उनकी अपनी एक पंचायतें थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे जाति पंचायत भी हम कह सकते हैं। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव रीति रिवाजों का पालन करना होता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। तो इस प्रकार जाति जो थी उसका विशेष महत्व था और उसको अपनी जाति की एक पंचायतें होती थी। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का अर्थ है कि जो सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि जो बड़े स्तर पर साम्राज्य थे उनको हम सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य मान लेते हैं, जिसके अधीन छोटे छोटे राजा रहा करते थे, जैसे सम्राट अकबर, सम्राट बाबर। इस प्रकार क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों को जीत लिया था और वहाँ पर भी उन्हीं का शासन माना जाता है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों में क्या क्या समस्याएं हैं? पांडुलिपियों के उपयोग में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पांडुलिपियों के उपयोग में बहुत सी समस्याएं थी। छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए हाथों से उन पांडुलिपियों की नकल तैयार की जाती थी, जिससे उन्हें परेशानी होती थी। और कई बार तो लिखावट भी समझ में ना आने के कारण अंदाजे से ही शब्द लिख दिया जाता था, जिससे पांडुलिपियों में समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन आते चले गए। इसी कारण आपके जो परिवर्तन आए, इससे काफ़ी इतिहासकारों के काफ़ी समस्याएं आती चली गई, क्योंकि उनको इन शब्दों के मान लीजिए सेम एक ही चीज़ की पांडुलिपि है और उनको दोनों में अलग अलग शब्द मिल गए, तो उनको दोनों को स्टडी करके निर्णय पर पहुंचना पड़ता है। इसलिए उनके सामने काफ़ी समस्याएं आई हैं। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों से कैसे विभाजित करते हैं, इस कार्य में उनके सामने क्या कठिनाई है? इतिहासकार अतीत को समान विशेषता वाले बड़े हिस्से युगों और कालों में विभाजित करते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। परंतु इतिहासकार इन सिस्टम को नहीं मानते हैं। उन्होंने इसको बांटा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों के आधार पर बांटते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही इतिहास के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं कि समाज में क्या क्या रहा, क्या क्या परिवर्तन आए उस समय। इस कार्य में उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं, क्योंकि इस विभाजन में उन्हें यह नहीं पता चलता कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। तो अब क्वेश्चन 11 है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मानचित्र की 2 की तुलना कीजिए और उसमें असमानताएं और समानताएं बताएं। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदरसी ने 1154 में पहला मैप बनाया था और 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। अब डिफरेंस दोनों एक ही इलाके के नक्शे हैं, लेकिन असमानताएं क्या हैं? अल इदरसी ने दक्षिण भारत
उस जगह पर है जहाँ पर हम उत्तर भारत में बैठे हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि अल इदरसी का नक्शा जो है उल्टा है, और जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया वह नक्शा बिल्कुल एक्यूरेट है। दोनों नक्शों के बीच में 600 वर्ष का डिफरेंस है। पता लगाइए कि आप गांव या शहर में अभिलेखागार कहाँ रखते हैं। अभिलेखागार मैं लेसन में पढ़ा चुका हूँ कि अभिलेख होते हैं जो हमारे पुराने दस्तावेज होते हैं या जो पांडुलिपियाँ होती हैं। गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड रखने की जगह का जो मेन स्थान होता है वह शहर में होता है, क्योंकि जो पंचायत का रिकॉर्ड है पंचायत घर में रखा जाता है, लेकिन जो हमारा जिले स्तर पर या राज्य स्तर पर जो होता है उसके लिए अभिलेखागार बनाए गए हैं जो शहरों में होते हैं, और उनकी जो जिम्मेवारी है वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। वहाँ पर हम से जन्म प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आदि ले सकते हैं। लेकिन जो पुराने अभिलेखागार की बात करें, हम जो रिकॉर्ड रूम की बात करें जो पुराने समय के हैं, वो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर अधिकतर बनाए जाते हैं। हम बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम की इसी वीडियो के अंदर। Who was considered a foreigner in the past? In the past, a foreigner was someone who has not part of the certain society or culture. जो हमारी सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं था वो से हम फॉरनर कहते थे। A city dweller might have regard a forest developer of a foreigner, कि जो हमारे समाज से संबंध नहीं रखता था, दूसरे समाज से आया था, उसको हम विदेशी कह देते थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये हम पहले हिंदी में स्टडी कर ही चुके हैं दोस्तों, कि व्हाट डू यू फाइंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ द आफ्टर 70, क्या हमें अभिलेख मिलते हैं 700 ईस्वी के बाद? तो ये फॉल्स है, हमें 700 ईस्वी के बाद के अभिलेख नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस समय कागज और पांडुलिपियों के माध्यम से रिटर्न दस्तावेज मिल जाते हैं उस समय के, तो इसलिए अभिलेखों की जरूरत नहीं पड़ती थी। द मराठा एसोसिएट द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मराठा उस टाइम अपने चरम पर थे। फॉरेस्ट डेवलपर वाज समथिंग पब्लिश आउट द लैंड एंड द स्पेंड द एग्रीकल्चर सेटलमेंट, बिल्कुल वो किसान जो था फॉरेस्ट को काटते थे अपने विस्तार के लिए। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो था असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था, ये गलत है, वह दिल्ली का शासक था और दिल्ली की सल्तनत पर उसका अधिकार था। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आर्चीव्स आर प्लेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर केप्ट। आर्चीव्स अभिलेखागार वो चीज़ है जहाँ पर हम पांडुलिपियाँ और अपनी पुरानी चीज़ों को एकत्रित करते हैं, संभाल कर रखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी वाज द 14th सेंचुरी, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी में हुआ। पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये जो नई फसलें निकल कर आई थी 700 से 1750 ईस्वी के दौरान की बात है। लिस्ट सम ऑफ द टेक्निकल चेंजेस, जो टेक्निकल चेंज हुए हैं इस समय के दौरान, हम उसकी बात कर लेते हैं। प्रेसल व्हील, द स्प्रिंगिंग व्हील एंड द फर्मेन इन कम्बैट। और क्वेश्चन 9 की बात करें, व्हाट आर द डिफिकल्ट हिस्ट्री फेसिंग इन द यूथ इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, कि मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपियों को पढ़ते समय उनको क्या समस्याएं आती थी। वाइल यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट द हिस्टोरियन फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, उनको बहुत सी समस्याएं आती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन हैंड, एज ए रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉपी। यदि सेम ही कॉपी के अंदर अलग अलग शब्द आ जाते थे तो उनको दोनों कॉपीज़ को स्टडी करना पड़ता था, और आफ्टर स्टडी वो निष्कर्ष पर पहुंच पाते थे कि कौन सी कॉपी सही है। द सब्सक्राइब हु कॉपी दैम इंट्रोड्यूस चेंज, क्योंकि जो कॉपियर था, जो कॉपी करता था, उसकी नकल करता था, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अक्षर, कुछ शब्दों की चेंजमेंट उससे हो जाती थी, जिसको पढ़ने के कारण वहाँ पर समस्याएं आती थी। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनको अलग अलग पांडुलिपियाँ पढ़नी पड़ती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट, एक ही बुक की, टू गैस विद द ऑथर हैज़ ओरिजिनली रिटन, और कि गैस करने के लिए कि जो ऑथर था, जो राइटर था, उसने रिटन सही में क्या लिखा है। हाउ डज हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इन टू पीरियड्स, डू देयर फेस एंड प्रॉब्लम डूइंग, तो हिस्टोरियन कैसे इसको पार्ट्स में बांटते हैं। हिस्टोरियन डिवाइड्स द पास्ट इनटू द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कितनी प्रोग्रेस हुई, इसके
हिसाब से हम समाज को डिवाइड करते हैं। वट वर सम ऑफ द मेजर रीजन डिवेल्प ड्यूरिंग द पीरियड, इस समय कौन कौन से धर्मों का उदय हुआ, धर्म में क्या क्या परिवर्तन आए। जो मेजर रिलीजन डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड आर द इंक्लूजन ऑफ द न्यू ड्यूटीज डेट इज इन हिंदुज़म, हिंदुज़म में आया सबसे ज़्यादा। एमर्जेंस ऑफ भक्ति एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इस समय भक्ति अपने चरम पर थी। कुछ कवि हुए जो इस दौरान हुए हैं, जो भक्त कवि थे, सूरदास इत्यादि, तो उन्होंने भक्ति पर जोर दिया। और भी बहुत से इसमें परिवर्तन आए हैं हिंदू धर्म में। जैसे उस समय ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभुत्व बढ़ गया था इस पीरियड के दौरान। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 6th क्वेश्चन है, इन विच वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुज़म चेंज ओवर द सेंचुरी, समय के साथ साथ हिंदुज़म का कैसे कैसे प्रयोग हुआ। ओवर द सेंचुरी देयर हैज़ ए वास्ट चेंज ऑफ द मीनिंग ऑफ द हिंदुज़म। टुडे अंडरस्टूड द इंडिया, हम इंडिया को ही आज हिंदुज़म मानते हैं। इन द 14th सेंचुरी टर्म स्टूड दिल्ली सल्तनत, बाबर ने जो लिखा है, यूज द डिस्क्राइब द जोग्राफी कल्चर एंड सब कॉन्टिनेंट, कि उसको हिंदुज़म मानना है। और एक पर्टिकुलर प्लेस गंगा, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र को भी हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान की व्याख्या बदल गई है। पहले एक छोटे से प्लेस को कहते थे, अब पूरे भारत को ही हम हिंदुस्तान कहते हैं। 7 क्वेश्चन, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ द जाति रेगुलेटेड, जाति में जो रेगुलेशन आए वो क्या थे। द अफेयर्स ऑफ द जाति वर रेगुलेटेड एट द असेंबली ऑफ एल्डर, एक मतलब बुजुर्गों द्वारा चलाई जाती थी। नोन एज द एरिया ऑफ द जाति पंचायत, और जिसको हम जाति पंचायत कहते थे। और समाज जो था काफ़ी जातियों में बंट गया था, और जातियाँ जो थी वो किस आधार पर तय थी, हमने लेसन में पढ़ लिया है। जातियाँ जो थी वो आपके व्यवसाय के आधार पर तय की जाती थी। जो सुनार था उसको, जो सोने के गहने बनाता था उसको सुनार कहा जाने लगा। जो कपड़े सीलता था उसको दर्जी कहा जाने लगा। इस प्रकार जाति के आधार पर इन चीज़ों का प्रोसेस चला। व्हाट डज द टर्म पैन रिलीजन एम्पायर मीन, द टर्म पैन रिलीजन एम्पायर अप्लाइड द एम्पायर द स्ट्रक्चर और मैनी रिलीजन्स। द मुगल एम्पायर इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द एम्पायर, कि बड़ा एम्पायर, हम इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि यह बड़ा एम्पायर था। जैसे मुगल एम्पायर की हम बात कर लें तो मुगल एम्पायर ने छोटे छोटे मैनी बहुत से राज्यों को जीत रखा था, और इसके अधीन बहुत राज्य आते थे, 20, 50, 100 इस प्रकार। और वह उन सब का मुखिया था। जो मुगल का बादशाह था वो उन सब का मुखिया था, वो उन सबको ऑपरेट करता था। जैसे वो इंस्ट्रक्शन उनको देता था वो उसको फॉलो करते थे। और जो छोटे राज्य थे वो बड़े राज्य को अपनी जो इनकम थी जो कर लेते थे, या उसका कुछ परसेंटेज अपने मुगल बादशाह को दिया जाता था। यदि वो ना दें तो इसका मतलब वो बगावत कर रहे हैं। और इस प्रकार एक पर्टिकुलर सिस्टम से यह राज्य चलते थे। और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1700 ईस्वी के बाद जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, बहुत से ऐसे राज्य निकल कर आए जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो बच्चों, हमने काफ़ी हिस्ट्री में आपको पढ़ाने की बहुत कोशिश की है। आपको यदि फिर भी कोई समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे। लेकिन मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि हिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको प्लीज़ इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। और बच्चों, हर प्रकार के अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।